नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में व्यवहारिक भाग का अध्याय 2 जिसका नाम है कपड़ों की धुलाई, पूरे अध्याय एक ही वीडियो में सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुनें। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। प्रैक्टिकल पार्ट का चैप्टर नंबर 2 कपड़ों की धुलाई। टॉपिक है कपड़ों की धुलाई। कपड़ों की धुलाई में साधारणतः सोडा, साबुन, रीठा, साबुन चिप्स, साबुन चूर्ण तथा विभिन्न प्रकार के रासायनिक चूर्ण जैसे कि रिन, टाइट, सर्फ, इस तरह के जो सर्फ वगैरह हैं वो व्यवहार होते हैं। इन डिटर्जेंट यानी अपमार्जक वस्तुओं का प्रभाव सूती, रेशमी या ऊनी वस्तुओं पर भिन्न भिन्न रूप से पड़ता है। जल के माध्यम से इनकी प्रतिक्रिया होती है। जल अपने विशेष गुणों के कारण कपड़े को भिगो देता है। पुनः जल में डालकर पीटने से मैल कपड़े से अलग हो जाता है और पुनः पर्याप्त जल में वकारने से मैल के कण कपड़े से अलग हो जाते हैं। कपड़े की धुलाई के अंतर्गत कपड़े में नील देना, कलफ और लोहा देना इत्यादि भी आते हैं। हम संक्षेप में धुलाई के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं और वस्तुओं का वर्णन पढ़ेंगे। जल, सबसे पहले जल के बारे में जानेंगे। कपड़े की धुलाई में जल अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जल एक महान घोलक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। साथ ही इसमें कपड़ों को भिगोने की एक महान शक्ति वर्तमान है, जिस गुण का उपयोग कपड़े की सफाई में होता है। ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल से कपड़े अच्छे धुलते हैं। ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में अपेक्षाकृत अधिक साबुन घुलता है। गर्म जल में रासायनिक प्रतिक्रिया और भी तीव्र गति से होती है। फलतः कपड़े की धुलाई में गर्म जल का बहुत महत्व है और जल में भी खारे जल, हार्ड वाटर की अपेक्षा मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर में अपेक्षाकृत कम खर्च में कपड़ा अधिक साफ होता है। खारे जल में अधिक साबुन लगता है और मैल भी अधिक परिश्रम से छूटता है। साथ ही कपड़ा भी उतना साफ नहीं होता जितना कि मृदु जल में। और अगला पॉइंट है प्रतिकारक। कपड़े की धुलाई में साबुन, सोडा आदि प्रतिकारक यानी रिएजेंट के रूप में काम करते हैं। साबुन, सोडा आदि की प्रतिक्रिया मैल के साथ रासायनिक और भौतिक होती है, जिसके कारण मैल कपड़े से अलग हो जाता है। प्रत्येक प्रकार का साबुन किसी न किसी प्रकार के वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल या चर्बी यानी फैट और दाहक क्षार यानी अल्कली के संयोग से बनता है। धुलाई करने वाले साधारण साबुन में कुछ दाहक क्षार मुक्त अवस्था में रहता है, जिसका मुलायम सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दाहक क्षार रेशमी और ऊनी कपड़े को गला देता है, अतः कपड़े की सफाई में साबुन पर ध्यान रखना आवश्यक है। यथासाध्य रेशमी और ऊनी कपड़े की सफाई में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। उनकी सफाई में क्षारहीन, अल्कली फ्री साबुन का उपयोग करना चाहिए। आजकल बाजार में इनकी सफाई के लिए उपयुक्त साबुन और रासायनिक चूर्ण उपलब्ध हैं। यथासाध्य इनका ही व्यवहार होना चाहिए। इनके अभाव में रीठे का व्यवहार करना उचित है। कोट, पैंट, चेस्टर जैसे भारी जो कपड़े होते हैं और अन्य बहुमूल्य वस्त्रों की लॉन्ड्री में सूखी धुलाई यानी ड्राई क्लीनिंग करा लेना श्रेयस्कर है। उसके बाद पहले नंबर पे है सूती कपड़ों की धुलाई। इनकी क भाग है धुलाई करना। ऊनी कोट, पैंट, चेस्टर इत्यादि को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के सूती, रेशमी और ऊनी कपड़े घर में सहज ही साफ किए जा सकते हैं। सूती कपड़ों को धोने के लिए यदि संभव हो तो सफाई करने के पहले रात भर के लिए जल में भीगने के लिए छोड़ देना अच्छा रहता है। इससे कपड़े की सफाई में साबुन भी कम लगता है और मैल आसानी से छूट जाता है। यदि हो सके तो भीगे कपड़े में हल्का सा साबुन भी लगा दें।
अब एक बर्तन में गर्म जल उबालने के लिए छोड़ दें और आवश्यकता अनुसार उसमें साबुन या सोडे का मिश्रण डाल दें। जब साबुन जल में घुल जाए तो उसमें साबुन लगे भीगे कपड़ों को डालकर करीब आधे घंटे तक उबाल लें। उबालते समय कपड़ों को सावधानी पूर्वक उलट पलट करते रहें। ध्यान रहे कि बर्तन में जल सूख ना जाए। जल के अभाव में कपड़ों के जलने का भय रहता है। उबलने के बाद कपड़ों को छांटें। मैल छुड़ाने के लिए पाट पर कपड़े को रखकर हल्की मुंगरी मैलेट से पीटना औरतों के लिए सुविधाजनक होता है। पुनः कपड़ों को छांट कर गुनगुने जल में धोती जाएं। पुनः साफ ठंडे जल में रखकर इन्हें धो लें। यदि कलफ यानी स्टार्च डालना हो तो कलफ का घोल चढ़ाकर सूखने के लिए छोड़ दें। कपड़ों की उत्तम धुलाई के लिए सर्फ, रिन, एरियल आदि रासायनिक मिश्रण उपलब्ध हैं, जिनके दाग कपड़े सहज ही धुल जाते हैं। अगला पॉइंट है व्यवहारिक। आधी बाल्टी बड़ी वाली यानी करीब 8 लीटर शुद्ध साफ जल में 3-4 चम्मच सर्फ मिलाकर इसे खूब फेंटें ताकि खूब झाग उठ जाए। अब भीगे कपड़ों को इसमें डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। झाग में इन्हें हल्के हल्के दबाते हुए उलट पलट करती रहें। ऐसा करते रहने से मैल निकलकर जल में मिल जाएगा। जहां कपड़ा अधिक मैला हो वहां थोड़ा सा सूखा सर्फ डालकर घिसे। अब साफ जल में पखार कर यदि आवश्यकता हो तो कलफ, नील आदि देकर इन्हें सुखा लें। ख पॉइंट नील डालना। नील देने से धुले कपड़े और भी साफ हो जाते हैं और उनमें चमक आ जाती है। साधारणतः नील केवल सूती कपड़ों में ही दिया जाता है, रेशमी या ऊनी कपड़ों में नहीं। आजकल कुछ ऐसे साबुन भी हैं जिसमें कपड़े धोने पर अलग से नील देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इनमें पहले से ही नील मिश्रित होता है। सूती कपड़ों में नील देने के लिए 8-10 लीटर साफ जल में 1 चम्मच या चाय का चम्मच भर नील डालकर मिला देना चाहिए। नील डालने से जल में इतना रंग आ जाए कि वह हल्का नीला दिखाई दे। जब नील जल में भली भांति मिल जाए तो उसमें धुले हुए कपड़े डालकर निचोड़ लें। नील जल में भली भांति मिल जाए, इसका ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा स्थान विशेष में अनधुले नील के रह जाने से कपड़े में नीले धब्बे लग जाते हैं। संपन्न घरों में नील के बदले या नील के अतिरिक्त टीनोपॉल जैसे अन्य रासायनिक पदार्थ काम में लाए जाते हैं, जिनके व्यवहार से धुले हुए कपड़े और अधिक साफ हो जाते हैं, उनमें और भी ज्यादा चमक आ जाती है। कपड़ों की धुलाई टॉपिक कंटिन्यू करते हुए ग भाग टीनोपॉल का व्यवहार। टीनोपॉल के व्यवहार से साफ धुले कपड़े और अधिक साफ और चमकदार हो जाते हैं। टेरिन कॉटन, नायलॉन आदि कृत्रिम धागों तथा उनके मिश्रणों के लिए एक विशेष प्रकार के टीनोपॉल का व्यवहार होता है। इसे टीनोपॉल एस सिंथेटिक कहते हैं। व्यवहार करने की विधि: वस्त्रों को धोकर पूर्णतया साबुन मुक्त करने के बाद उन्हें अंतिम बार खंगालने के समय शुद्ध साफ जल में उपयुक्त मात्रा में टीनोपॉल एस मिलाकर खंगालें। रंगीन कपड़ों में इसका व्यवहार ना करें। और अगला पॉइंट है घ भाग कलफ डालना। सूती कपड़ों में कलफ यानी स्टार्च डालकर इस्त्री करना यानी आयरन करने से कपड़े कड़े हो जाते हैं, वे सुंदर दिखाई पड़ते हैं और कपड़े में धूल गर्द आदि कम बैठती है और शीघ्र झड़ जाते हैं। अतः कलफ दिया हुआ कपड़ा अधिक दिनों तक साफ बना रहता है। दैनिक व्यवहार में काम आने वाले कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनमें कलफ डालने की जरूरत पड़ती है। कपड़ों में कलफ देने के लिए बनी बनाई रेडीमेड सामग्री बाजार में उपलब्ध है। इनका व्यवहार सहज ही किया जा सकता है और इसको बनाने की विधि है कलफ बनाना। साधारण धोबी चावल या मांडी या मकई या इमली के बीज के स्टार्च का व्यवहार कलफ में करता है। उपलब्ध स्टार्च की निर्धारित मात्रा ठंडे जल में घोलकर उबालें। जब कलफ पक जाए तो उसमें उपयुक्त मात्रा में जल मिलाकर पतला कर लें। अगला पॉइंट है कलफ लगाना। पुनः कलफ के घोल में कपड़ों को डालकर निचोड़ लें। कलफ का घोल काफी हो जिसमें कपड़ा डूब जाए। पुनः सूखने पर उस पर लोहा दें। कलफ जितना गाढ़ा होता है, सूखने पर कपड़ा उतना ही कड़ा होता है। ऊपरी कॉलर, मेजपोश, नर्सों के कॉलर और बेल्ट और सिर पर के रुमाल के लिए गाढ़े कलफ की जरूरत पड़ती है। साधारण कमीज, बच्चों का फ्रॉक, बिछावन की चादर इत्यादि में हल्के कलफ की आवश्यकता होती है। गाढ़े कलफ में
जल मिलाकर उसे आवश्यकता अनुसार पतला किया जा सकता है। कलफ में बोरेक्स डालने से उसमें और भी अधिक चमक आ जाती है। धुलाई घरों में कलफ में मोम भी मिलाया जाता है। कलफ में मोम डालने से लोहा करते समय सुविधा होती है। कपड़े पर इस्त्री आसानी से फिसलती है, साथ ही कपड़े में और भी अधिक चमक आ जाती है। और अब कलफ देने में सावधानी। कपड़ों में कलफ देने के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है। नंबर 1, कलफ के घोल में कपड़े डालने के पहले कपड़े को भली भांति निचोड़कर उसे उलट लेना चाहिए। और इसके बाद नंबर 2, कलफ का घोल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए जिससे पूरा का पूरा कपड़ा उसमें डूब जाए। नंबर 3, यदि कलफ गाढ़ा हो तो उसमें गुनगुना जल मिलाकर पतला कर लेना चाहिए। नंबर 4, कपड़े के घोल में डुबाकर उलट पलट कर लेना चाहिए। नंबर 5, कलफ देने के बाद कपड़ों को विशेषकर बरसात में तुरंत सूखने के लिए डाल देना चाहिए, नहीं तो फफूंदी लग जाएगी, मोल्ड लग जाता है इसमें। नंबर 6, कपड़े से कलफ निचोड़कर उसे सूखने के लिए फैला देना चाहिए। जब कपड़ा पूर्णतया सूख जाए तो उसे पुनः पलट देना चाहिए, यानी भीतर वाले भाग को ऊपर कर इस्त्री करना चाहिए। गाढ़े रंग के कपड़ों पर ऊपर की ओर इस्त्री नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से उनके ऊपर सफेदी आ जाती है। और इसके बाद पॉइंट है कपड़ों में इस्त्री करना। कपड़ों पर इस्त्री देने की क्रिया को लौकिक भाषा में लोहा देना यानी आयरनिंग कहते हैं। धुलाई के बाद या सिलाई करने के पहले कपड़े पर जल छिड़क कर इस्त्री करने की आवश्यकता पड़ती है। इस्त्री करने से साधारण कपड़ों की सिलवटें दूर हो जाती हैं। कोट, कमीज, ब्लाउज, फ्रॉक इत्यादि में स्थान विशेष पर नियमानुकूल तह देने की आवश्यकता पड़ती है, क्रीज लगानी पड़ती है, जिससे कपड़े शरीर पर ठीक से फिट बैठे। बिना तह के पैंट, कोट आदि देखने में भद्दे लगते हैं, अरुचिकर मालूम पड़ते हैं। जिस प्रकार नियमानुकूल फोल्ड के अनुरूप लोहा देने से कपड़े खिल जाते हैं, उसी प्रकार अनियमित ढंग से लोहा दिए कपड़े भद्दे, अनाकर्षक और अरुचिकर जान पड़ते हैं। इस्त्री देने में सुंदरता लाने के लिए कपड़ों के फोल्ड का ज्ञान रहना बहुत आवश्यक है। ठीक से इस्त्री करना सीखने के लिए किसी अच्छे और अनुभवी धोबी या विशेषज्ञ से शिक्षा लेनी चाहिए। अब तो घर घर में विद्युत चालित इस्त्री करने वाले यंत्र की उपलब्धता ने इस काम को काफी सुगम बना दिया है। अगला टॉपिक है रेशमी कपड़ों की धुलाई। रेशमी कपड़ों की धुलाई विशेष सावधानी से की जाती है। इस पर क्षार और ताप का बुरा प्रभाव पड़ता है। क्षार के प्रभाव से रेशम के तंतु गल जाते हैं। गर्म जल के कारण रेशमी कपड़ा सिकुड़ जाता है। सफेद रेशमी कपड़ा पीला पड़ जाता है, अतः रेशमी कपड़ों की सफाई में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धोने की सामग्री। रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए लक्स जैसे क्षारहीन या उदासीन न्यूट्रल उत्तम कोटि के साबुन की कतरने यानी चिप्स मिलती हैं। ऐसे ही साबुन से रेशमी वस्त्रों की धुलाई करनी चाहिए। आजकल बाजार में लक्स, फ्लेक्स और इजी रेशमी वस्त्र भली भांति धुल जाते हैं इन चीजों से। इनके अभाव में इत्यादि रासायनिक मिश्रण उपलब्ध हैं। इनसे रेशमी, ऊनी और इस तरह के जो कपड़े हैं डेलिकेट से, उनकी धुलाई में रीठे का व्यवहार हमारे घरों में आज तक प्रचलित रहा है। लेकिन अन्य उदासीन साबुन और धुलाई के अन्य द्रव्य सहज, सुलभ और सस्ते पड़ते हैं, अतः इसका प्रयोग अब कम होता जा रहा है। और इसके बाद आता है रीठा। रीठा एक प्रकार का फल है। क्षार विहीन साबुनों से यह कहीं सस्ता है, अतः रेशमी और ऊनी कपड़ों की धुलाई इससे सहज ही हो जाती है। यह पंसारी की दुकानों में मिलता है। धुलाई में व्यवहार के लिए रीठे को फोड़कर उसके बीज को निकाल दें। अब 250 ग्राम छिलके को लेकर करीब 2 लीटर जल में डालकर रात भर फूलने के लिए छोड़ दें। पुनः घोल को चलाकर बारीक कपड़े से छान लें। प्रस्तुत घोल को गुनगुने जल में मिलाकर तब तक फेंटें जब तक झाग ना उठ जाए। अब इसमें कपड़ों को डालकर हल्का हल्का दबाव देते हुए तथा उलट पलट करते रहें जब तक कि कपड़ा साफ ना हो जाए। पुनः साफ जल में धोकर कपड़े को निचोड़ लें। अगला पॉइंट है गेहूं का चोकर। गेहूं का चोकर का घोल एक क्षारहीन पदार्थ है। इसमें कपड़ों को साफ करने का गुण वर्तमान है।
इसमें मांडी, ग्लूटीन और कुछ अन्य ऐसे खनिज हैं और अद्भुत अद्रव्य लवण वर्तमान हैं जिनसे कपड़ों का रंग भी खराब नहीं होता, साथ ही कपड़े साफ भी हो जाते हैं। यदि इसके घोल में थोड़ा क्षारहीन साबुन मिला दिया जाए तो इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। लक्स के अभाव में अन्य किसी अच्छे साबुन की कतरनों यानी चिप्स की उचित मात्रा गुनगुने पानी में डालकर तब तक मिलाती रहें जब तक झाग ना उठ जाए। जल में साबुन की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे घोल में कपड़ों को डालकर उन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दें। पुनः हल्का हल्का दबाते हुए उलट पलट कर दें। जब कपड़े से मैल निकल जाए तब शुद्ध जल से धोकर इसे निचोड़ लें। रेशमी कपड़ों की सफाई के लिए आजकल द्रव डिटर्जेंट इजी जो है वो काफी लोकप्रिय हो गया है। और अब रेशमी कपड़े को धोने में सावधानियां। रेशमी कपड़ों की धुलाई में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, रेशमी कपड़ों की धुलाई में उत्तम उदासीन साबुन या रासायनिक द्रव्यों का ही व्यवहार हो। नंबर 2, रेशमी वस्त्रों को सोडे आदि या साधारण क्षार प्रधान साबुन से हरगिज साफ ना किया जाए। नंबर 3, गर्म जल में रेशमी कपड़े ना उबाले जाएं, इनकी धुलाई में गुनगुने जल का ही व्यवहार हो। नंबर 4, रेशमी कपड़ों को धोते समय उन्हें किसी ब्रश या अन्य कड़ी चीज से नहीं रगड़ा जाना चाहिए। नंबर 5, धुलने के बाद जल को निकालने के लिए निचोड़ते समय कपड़ों को अधिक रगड़ा ना जाए, जोर ना लगाया जाए। यथासाध्य सूखे कपड़े के बीच दबाकर ही इन्हें जल मुक्त करना उत्तम है। नंबर 6, रेशमी कपड़ों में नील या कलफ का व्यवहार हरगिज ना हो। नंबर 7, यथासाध्य कपड़ों को धूप में नहीं सुखाया जाए बल्कि छांव में सुखाया जाए। और तीसरे नंबर पे आती है ऊनी कपड़ों की धुलाई। रेशमी कपड़ों की धुलाई जैसे ही ऊनी कपड़ों की धुलाई में विशेष सावधानी की जरूरत पड़ती है। क्षार और गर्मी के प्रभाव से ऊनी कपड़े नष्ट हो जाते हैं, इनका रंग खराब हो जाता है, गर्मी के कारण वे सिकुड़ जाते हैं। अतः इनकी धुलाई में गुनगुने जल और उत्तम साबुन का ही व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसके बाद व्यावहारिक, अगला पॉइंट है व्यावहारिक। ठंडे या हल्के गुनगुने जल में उपयुक्त परिमाण में सर्फ, इजी आदि डालकर घोल तैयार कर लें। कपड़ों को घोल में डालने के पहले जांच लें कि जल गुनगुना हो, गर्म नहीं। ऐसे जल में हाथ डालने से अधिक गर्म नहीं मालूम हो। अब फेंटकर झाग उठाएं। पुनः झाग में कपड़ों को अच्छी तरह दबाते हुए तब तक उलट पलट करती रहें जब तक कपड़ों का मैल ना निकल जाए। अब कपड़ों को निकालकर शुद्ध जल युक्त टब या बाल्टी में डालकर पखार लें। पुनः सूखे तौलिए की तह में लपेटकर उन्हें जल विमुक्त कर लें। अब कपड़े को खींचकर उसे असली आकार में लाकर छांव में सूखने के लिए फैला दें। और इसमें सावधानियां। ऊनी कपड़ों की धुलाई में इन नियमों का पालन करना चाहिए। नंबर 1, ऊनी कपड़ों की धुलाई में उच्च कोटि के साबुन का व्यवहार हो। नंबर 2, ऊनी कपड़ा पर ताप का बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः गर्म जल में ऊनी कपड़े ना धोएं। उन्हें धूप में ना सुखाया जाए और अधिक गर्म लोहे से उन पर इस्त्री ना की जाए। उन्हें उलटकर साधारण गर्म लोहे से या इन पर सूती नरम वस्त्र डालकर ही इस्त्री की जाए। नंबर 3, रगड़ने, खींचने या पटकने से ऊनी कपड़े खराब हो जाते हैं, अतः उन्हें पटकना या रगड़ना उचित नहीं है। नंबर 4, धुलने पर ऊनी कपड़े सिकुड़ जाते हैं, अतः धुलने के बाद खींचकर निश्चित आकृति पर लाकर ही उन्हें छांव में सुखाया जाए। नंबर 5, भीगे ऊनी वस्त्रों को टांगकर सुखाने से वे नीचे की ओर लंबाई में बढ़ जाते हैं, अतः निश्चित आकृति में लाकर उन्हें समतल सतह पर फैलाकर ही सुखाना बेहतर तरीका है। प्रैक्टिकल पार्ट का चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला टाइप, सही उत्तर का संकेताक्षर क, ख, ग या घ लिखें। इसमें पहला प्रश्न है, इनमें किस जल में कपड़ा अपेक्षाकृत कम खर्चे में ज्यादा साफ होता है? क, खारा जल, ख, गर्म जल, ग, ठंडा जल, घ, मृदु जल। प्रश्न नंबर 2, इनमें कौन से कपड़े की धुलाई में प्रतिकारक के रूप में काम करता है? क, टिनोपाल, ख, साबुन, ग, नील, घ, रीठा। प्रश्न नंबर 3, किस कपड़े की चमक बढ़ाने के लिए टिनोपॉल एस यानी सिंथेटिक का व्यवहार होता है? क, नायलॉन, ख, सूती, ग, रेशमी, घ, ऊनी। प्रश्न नंबर 4,
मैल छुड़ाने के लिए पाट पर कपड़े को रखकर औरतें पीटा करती हैं। क मुंगरी से, ख डंडा से, ग पत्थर के छोटे टुकड़े से, घ इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 5, ऊनी कपड़े खराब हो जाते हैं। क छाया में सुखाने से, ख ड्राई वॉश करने से, ग रगड़ने, खींचने या पटकने से, घ ठंडे या गुनगुने जल में साफ करने से। दूसरी टाइप के प्रश्न हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। नंबर 1, जल एक महान डैश है। नंबर 2, साबुन सोडा आदि डैश के रूप में काम करते हैं। नंबर 3, रेशमी एवं ऊनी कपड़े की सफाई में डैश साबुन का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, कोट पैंट चेस्टर आदि भारी एवं बहुमूल्य वस्त्रों की लॉन्ड्री में डैश धुलाई करा लेना बेहतर है। नंबर 5, मैल छुड़ाने के लिए पाट पर कपड़े को रखकर हल्की डैश से पीटना चाहिए। और इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कपड़ों की धुलाई में किन किन चीजों का व्यवहार होता है। प्रश्न नंबर 2, सफेद सूती कपड़ों में नील क्यों डाला जाता है। प्रश्न नंबर 3, कपड़ों में कलफ क्यों दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4, कपड़ों में इस्त्री करने से क्या लाभ होता है। और अंत में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक ही प्रश्न है इसमें, सूती, रेशमी एवं ऊनी कपड़ों की धुलाई आप कैसे करेंगे, इनकी धुलाई में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।